स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स अंडर 80 मिनट्स के बाद आपके लेके आए हैं केमिस्ट्री का वन शॉट, यानी कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ पे हम लोग करेंगे अगेन। मैं अभी इसको शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन एम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स से तो कम ही समय लगेगा पूरी की पूरी केमिस्ट्री को यहाँ पे रिवाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के वन शॉट को। अगर आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स का कंप्लीट वन शॉट, जो कि 80 मिनट से कम में हमने फिजिक्स के चारों चैप्टर्स को वहां पे निपटाया, अगर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर के बाद जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट सब्जेक्ट्स के वन शॉट डालना शुरू कर दिया है। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट एसएसटी। लेकिन साइंस को हमने 3 हिस्से में डाला है: कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री एंड कंप्लीट बायो, जिसमें से बायो डल चुकी है, फिजिक्स डल चुकी है और यह है केमिस्ट्री का वन शॉट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहां पे बस एक क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट बना रहे हैं, तो यहां पे आपको कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेंगे, सबकी हम परिभाषा या डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। एक प्रकार से फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये चैप्टर्स अपने जीवन में पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सही नहीं है। आपको वन शॉट जाके देखने चाहिए, जो कि इस चैनल पे हमने दो बार डाल रखे हैं। एक बार नॉर्मल वन शॉट्स, एक बार वन शॉट विद एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली 3 बार डाल रखे हैं: नॉर्मल वन शॉट विद एक्सपेरिमेंट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, लाइव जाके भी हर एक चैप्टर को रिवाइज किया हुआ, जिसमें 2-4 चैप्टर रह गए थे, बाकी करवा दिए गए थे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। सारी पीपीटीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी कंप्लीट नोट्स के साथ। लेकिन यहां पे हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं और फ्लो चार्ट के फॉर्म में चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्टाइलस थोड़ा सा बदल देता हूं, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आप सब जानते हैं कि ये हमारा जो है सबसे नींव वाला यानी फाउंडेशन वाला चैप्टर है। अब अगर मैं यहां पे इसको नहीं पढ़ता हूं तो मुझे आगे के चैप्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, हमें इसी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। न्यू सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग होती हैं। यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम न्यू होती हैं, उन्हें हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन दोनों जहरीले हैं, दोनों को जोड़ के सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि हम रोज खा रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन आग लगाता है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, और ऑक्सीजन आग को प्रमोट करता है, लेकिन दोनों के जुड़ने से पानी बनता है, जो कि पानी आग को बुझाता है, हम सब जानते हैं। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, जहां पे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के 2 हिस्से होते हैं। अगर एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स लेट्स से C प्लस D प्लस E या कितने भी, तो इन साइड वाली चीजों को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट होते हैं या फिर जिनका अमाउंट धीरे धीरे कम होता रहता है। और प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? जो बनते हैं, जिनका अमाउंट बढ़ता रहता है, ऐसा कह लो, या जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो एक हो गया रिएक्टेंट और एक हो गया प्रोडक्ट, तो इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं। अब याद होगा आपको कि हमारे पास एक केस स्टडी आया था, इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, और वह स्टडी केस या केस स्टडी ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब जब भी हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं तो जलाने पे हमें 2 ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। एग्जाम में इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। पहली बात तो क्या कह रहा हूं, अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे और उसको जलाएंगे, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, वो भी हम बात भी कर लेंगे। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा चीजें जो पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। तो यहां पे हमें 2 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन होती है, आप सबको शायद पता हो,
और वो है वाइट डैजलिंग फ्लेम। यहाँ पे आपको चमकती हुई, तड़कती हुई, भड़कती हुई एक वाइट फुलझड़ी जैसी फ्लेम मिलेगी। वन शॉट में एक्सपेरिमेंट्स के साथ बात भी की थी। और सेकेंडली आपको पता है कि वाइट रंग का एक पाउडर फॉर्म हो जाएगा, एक वाइट पाउडर फॉर्म होगा, और ये पाउडर जो वाइट पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होगा, है ना भाई। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हैं। होगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमें ये दो मिलेंगी। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास, जब भी एक रिएक्शन होगी तो कुछ करेक्टर्स फॉलो होंगे। इन्हें हम लोग कहते हैं करेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्टर्स, अच्छा, करेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे पहुंचने से पहले, करेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे पहुंचने से पहले आई होप आपको पता हो कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही एक बहुत पतली लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको रब करके वहां से हटाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैग्नीशियम रिबन स्मूथली बर्न नहीं होता है। अब जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स बोले तो वो बताते हैं हमें कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास चेंज इन कलर। ये बहुत कॉमन है, यानी कि रिएक्शन के दौरान कलर में आपको चेंजेस मिल सकते हैं। ब्लू से कलर ग्रीन हो सकता है, कलरलेस से कलर कुछ भी आ सकता है। ऐसे कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, हीट करने में ब्लैक हो जाता है। कॉपर सल्फेट ग्रीन होता है, आयरन डालने, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आयरन डालने पे आयरन सल्फेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो कलर चेंज बहुत कॉमन है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। चूने को पानी में डालो तो आप सबको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे आता है हमारे पास चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट बदल सकती है। स्टेट में बदलाव आ सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वेपर, सॉलिड, एक्वास, कोई भी स्टेट बदल सकती है, प्रेसिपिटेट वगैरह। इसके बाद आता है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी गैस निकल सकती है। अब कौन सी गैस निकल रही है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट होता है, ऑक्सीजन के लिए फ्लिंट टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट होता है, H2S की रॉटन एक स्मेल होती है, ब्राउन कलर होता है NO2 गैस का। तो सबकी अपनी अपनी एक पहचान है जो धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में आती रहती है। लेकिन लास्ट होता है बट नॉट द लीस्ट, और वह है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये क्या चीज है ना भाई, जब भी कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन से पहले आपने कुछ भी सॉलिड नहीं लिया, लेकिन रिएक्शन के बाद कुछ सॉलिड बना और वो नीचे जाके बैठ गया, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जरूरी नहीं है किसी भी रिएक्शन में पांचों हो, कोई 4 भी हो सकता है, कोई 3 भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 1 भी हो सकता है, पांचों भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। जिन भी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है उनको हमने एक स्पेशल नाम भी दिया है, और वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हमने स्पेशल नाम भी दिया है, और वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। उनको हमने स्पेशली नाम भी दिया है। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। केमिकल रिएक्शंस अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप के हिसाब से होती हैं। तो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, यानी कि हीट के बेसिस पे जो रिएक्शन है वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, एक्सो के आगे एल लगा देते हैं तो लेग्जो वर्ड, और वहां पे गेंडो, एंडो के आगे जी लगा दो। तो एक्सोथर्मिक में आप सबको पता है कि लॉस ऑफ हीट होता है, हीट का लॉस होता है। और यहीं पे आता है एंडो गेंडो। एंडोथर्मिक में जी बोले तो यहां पे गेन हो जाती है हीट, है ना। एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि हीट का लॉस होता है, तो वो प्रोडक्ट में जाके निकलता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जनरली एंडो में हमें उसको टेम्परेचर देना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट हमारे पास ये दो प्रकार की रिएक्शन रहती हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे कि वो क्या कर रही है रिएक्शन, इसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस हमें मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहली रिएक्शन हमें मिलती है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं भाई। कॉम्बिनेशन नाम से पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक पहचान होती है कि इसके प्रोडक्ट्स कितने हैं, जो कि आप हो बेटा वो है सिंगल प्रोडक्ट। यानी यहां पे हमें हमेशा जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिंगल मिलता है। ए और बी रिएक्ट होके सी बना रहा है, और लेट अस सपोज ए बी सी रिएक्ट होके डी बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक होता है। वहीं पे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये बिल्कुल उल्टी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इसलिए कई किताबें से ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहती हैं। यहां पे लिख भी देता हूं, ये ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट हमेशा एक होता है, प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। सबके एग्जांपल्स आपको कराए गए, बस यहां पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है, हमने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के लिए हमने उसे हीट दी, लाइट दी, कुछ भी दिया, वाई बना, जेड बना, ए बना, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसको, प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें हमेशा उसे कुछ ना कुछ फॉर्म में एनर्जी देनी होती है। अगर हम उसे एनर्जी देंगे तभी वो जाके टूटेगा। उसी बिहाफ पे हमारे पास जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये 3 टाइप की हो जाती है। पहली आ जाती है थर्मल डीकंपोजिशन, जहां पे ऑब्वियस सी बात है हम उसको हीट दे के तोड़ते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, या इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन भी कहते हैं, है ना। अभी इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इसमें हम बिजली दे के तोड़ते हैं। हीट दे के तोड़ना मतलब NaHCO3 को तोड़ो तो Na2CO3 H2 और CO2 बनता है, या लेड नाइट्रेट को तोड़ो या आयरन सल्फेट को तोड़ो। हीट दे के तोड़ना तो बहुत सारे ऑप्शन है। बिजली पास करा के तोड़ो, पानी को तोड़ते हैं तो H2 और O2 बनता है। पिघले हुए NaCl के अंदर बिजली पास कराओगे तो आपको Na और Cl2 अलग अलग हो जाएंगे। और फिर आता है फोटो डीकंपोजिशन या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, जिसमें हम लाइट देके उसको तोड़ते हैं, जैसे AgCl, AgBr, ये सब लोग लाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड प्रकार की रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि A और B साथ बैठे हुए हैं, C आया, C एक्चुअली में ज्यादा रिएक्टिव होता है A से। यहां पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से धक्का मार के डिस्प्लेस करके निकाल देता है। तो C ने यहां से A को हटा दिया, C जो है वो B के साथ बैठ गया और A बाहर आ गया। मैंने बताया था यहां पे कि जो C है बेटा वो A से ज्यादा ताकतवर है, और C A के साथ बैठ गया, C B के साथ बैठ गया, A बेचारा बाहर आ गया है। लेकिन B को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ A बैठ रहा है या C बैठ रहा है, B को इससे कोई लेना देना नहीं है। गहरी बात है, समझ पाए तो ठीक है। नीचे एक हिंट छोड़ देना कि आप समझ गए कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ बैठा हुआ है। बी स्टैंड्स फॉर, सारे बोलो बेवफा ऊंची, ओके बेटा बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन सी जो है वो ए से ज्यादा ताकतवर। अब कौन ज्यादा ताकतवर है, इसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकतवर नहीं है। जैसे कि कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े। अब इसके बाद यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि बड़ी कंट्रोवर्सी है 2 चीजों को लेके, और वो है हाइड्रोजन और कॉपर। कई जगहों पे आपको हाइड्रोजन कॉपर एक दूसरे से ऊपर नीचे मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन ऊपर मिलेगा और कॉपर नीचे, बिकॉज ये टेम्परेचर का भी खेल रहता है। बट जनरली आपको बाकी सारे जगह पे अपनी मिलेंगे। ये कभी कभार ऊपर नीचे खिसकते रहते हैं, कई जगह पे ऐसा मिले, कई जगह पे ऐसा मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि बाकी सारे मेटल्स ये रिएक्टिविटी सीरीज में लगा रखें, यानी पोटेशियम यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया इनमें, और इनमें प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव हो गया। तो उस हिसाब से जो भी ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करता है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान भाषा में कह देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है फोर्थ, विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास 2 A B प्लस C D, यहां पे A B के साथ बैठा हुआ है, C D के साथ बैठा हुआ है, दोनों ही अपने जीवन में
स्टेबल उतने नहीं है। अगर ये अपने आयंस एक्सचेंज कर दे, यानी ए चला जाए डी के साथ और सी चला जाए बी के साथ, तो इसमें दो लोग अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे, ऐसा कह लो, या दो रिएक्टेंट मिलके दो नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और सी जो है वो बैठ जाएगा बी के साथ और ए जो है वो बैठ जाएगा डी के साथ, तो इन्होंने अपने अपने आयंस क्या कर लिए, एक्सचेंज। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आती है हमारे पास पांचवी प्रकार की रिएक्शन, जिसको हम लोग कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही अपने आप में दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑक्सीडेशन और एक आता है रिडक्शन। एक आता है ऑक्सीडेशन और एक आता है रिडक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन, पहली बात तो ऐसी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स मिलके ही किससे बना है, रेडॉक्स मिलके ही बना है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से, यानी कि रेडॉक्स जो है ये मिलके बना है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब ये हुआ कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। अब यहां पे सवाल उठता है कि रिडक्शन क्या होता है। अब सवाल उठता है कि रिडक्शन होता क्या है। तो रिडक्शन का मतलब होता है जहां पे हाइड्रोजन या तो ऐड हो रहा, ऑक्सीजन या तो रिमूव हो रहा हो, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या फिर दोनों हो रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। और वहीं पे हमारे पास आ जाता है कौन, ऑक्सीडेशन, जो कि इसका उल्टा है। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इसका उल्टा ही है, बट फिर भी जल्दी जल्दी अगर हम लोग लिख लें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर दोनों हो जाएं, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो ये करवाता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मैंने याद करने का बड़ा आसान तरीका आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो सारे शॉट्स देखे, जहां पे हमने बताया था कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस हो रहा होता है वो हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। और जहां पे दोनों हो रहा उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। बात समझ में आती है। फिर यहां पे हमारे पास आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट्स है, इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में सबसे पहला इफेक्ट जो आता है वो आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है एक प्रकार से ईटन अप ऑफ मेटल्स, मेटल्स का खराब हो जाना बाय द एक्शन ऑफ, चाहे तो उन पे मॉइस्चर आ जाए, चाहे तो उन पे कोई एसिड आ जाए, और हमारे पास एयर आ जाए, इनके एक्शन से किसी भी मेटल का खराब होना, इसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे कॉमन कोरोजन जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब बेसिकली होता है कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन के कोरोजन को हमने एक नाम दिया है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्स लगाते हैं, और ये रिएक्ट होकर बनाता है Fe2O3.XH2O। अब मैं इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करूं तो वो अलग बात है कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, बैलेंसिंग तो होती रहेगी, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं रस्ट। अब रस्टिंग को बचाएं कैसे, है ना भाई, प्रिवेंशन। रस्टिंग को बचाएं कैसे, प्रिवेंशन। रस्टिंग को बचाने के लिए सबसे पहला तरीका होता है ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, या पेंट लगा दो। ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, मॉइस्चर नहीं जाएगा आयरन के आर्टिकल पे, तो रस्टिंग बच जाएगी। सेकंड तरीका होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है, और गैल्वनाइजेशन में हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर लगा देते हैं। और फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी और मेटल की लेयर लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर की। तरीके और भी हैं, लाइक एनोडाइजिंग है, एलॉय बनाना है, लेकिन वो मेटल या नॉन मेटल में आता है। चलो क्यों ना इसको यहीं पढ़ लें, फिर वहां पे नहीं पढ़ेंगे। और आंसर है एलॉयज बना दो। एलॉयज बनाने से भी क्या होता है, एलॉयज फॉर्म करने से भी रस्टिंग रुक जाती है, क्योंकि एलॉयज
के अंदर दूसरे इंप्योरिटीज आते जो कि रस्टिंग को रोकते हैं। और एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है किसी भी मेटल के ऊपर, खासकर एल्यूमिनियम के ऊपर, उसी की ऑक्साइड की एक लेयर लगा देना, क्योंकि उनकी ऑक्साइड, जैसे आयरन के ऊपर जब आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है तो वो शेड ऑफ हो जाती है, झड़ती रहती है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है वो सालों साल वहां रहती है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है। तो उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं कि पहले से किसी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर लगा दो। फिर आता है हमारे पास सेकेंड इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का मतलब शायद आपको पता हो कि खाने में बैड स्मेल आ जाना और टेस्ट आ जाना। अगर खाने में फैट और ऑयल है और उसके अंदर ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया तो खाने की रेंसिडिटी कर देता है, खाने की स्मेल और टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, बैड हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। ऑब्वियस सी बात है रेंसिडिटी एक अच्छी चीज नहीं है, तो कैसे प्रिवेंट करें? प्रिवेंशन इसके क्या क्या होंगे? पहला प्रिवेंशन है ऐड कर दो एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करो। ये क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, ऑक्सीजन को खुद खा जाते हैं और खाने पे नहीं जाने देते, जैसे कि BHA और BHT, इनकी फुल फॉर्म भी होती है, अभी हम छोड़ देते हैं, हमको याद नहीं करनी। सेकंड आता है आप उसे लोअर टेम्परेचर पे रखो। लोअर टेम्परेचर मतलब जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख दो, बिकॉज लोअर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं होता। चिप्स वगैरह हैं तो फ्लश विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भर दो, क्योंकि अगर आप पैकेट में नाइट्रोजन भरोगे तो ऑक्सीजन वहां से छलांग मार के बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन छलांग मार के बाहर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्या बच जाएगा भाई? अपना चिप्स रेंसिडिटी बच जाएंगे। फिर आता है हमारे पास वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग है, ना बज रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। वैक्यूम पैकिंग करके रख दो, ऑक्सीजन को खींच दो, पैकिंग कर दो। जैसे जो खजूर है या फिर चीज है, पनीर है, इनकी पैकिंग ऐसे करते हो। ऑब्वियसली बात है चिप्स में वैक्यूम पैकिंग नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में डाल दो। एयर टाइट कंटेनर में डाल दोगे तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं ढंग से अंदर। एक और तरीका भी होता है कि अंधेरे में रख दो, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो अगर 5 आए तो ये लिखिएगा, छठा आए तो आप प्लीज वहां पे जाके लिखिएगा कि भाई छठा तरीका है कि हम उसको डार्क में भी रख सकते हैं। सही है, चलिए। फिर आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? तो किसी भी रिएक्शन को लिखने का शॉर्ट तरीका, किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूले के रूप में लिखने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार की होती है, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में जो रिएक्टेंट साइड, अभी के लिए उसको मैं LHS कह देता हूं, और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते। और जो अनबैलेंस इक्वेशन होती हैं ये डू नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करती हैं ओम्स लॉ, हो डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए इन इक्वेशंस को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए अनबैलेंस इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उनको बैलेंस होना जरूरी है। बिकॉज अगर एक तरफ नंबर ऑफ एटम कम है या ज्यादा है दूसरी तरफ के मुकाबले, तो इसका मतलब अपने मास को या तो क्रिएट कर दे या तो डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करना चाहिए और रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए आपको सबको पता है, इसकी तो प्रैक्टिस से करनी होती है, कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई तरीका नहीं है। वो कहीं आप, मैंने देखा है कहीं टीचर ऐसे XY Z क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो सही तरीका नहीं है, टाइम वेस्ट है, इतना कुछ लंबा चौड़ा गेम है नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आयरन 1 था, यहाँ पे 2 थे, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज एक तरफ इवन था एक तरफ ऑड था, तो यहाँ पे 6 हो गए, वहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल बस आना चाहिए, और कोई लंबी चौड़ी हमारी वो नहीं लगती भाई। हाँ, है ना। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कोई और रिएक्शन लिखी हो, खैर आज तो हमने खैर ज्यादा रिएक्शन लिखी नहीं है, पर बैलेंसिंग आपको ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग की प्रैक्टिस से ही जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। जल्दी से सारा पिछला कंटेंट आप एक बार रीड कर लीजिए और हमारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, ठीक है यार। तो शुरू करते हैं अब हम लोग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इंडिकेटर्स को यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम लोग थोड़ा जल्दी रिवाइज कर सकें। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में हम लोग 3 चीजों के बारे में मेनली पढ़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। तो इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो इंडिकेटर वो लोग हैं जो या तो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं
या तो अपने कलर को चेंज करते हैं। जो स्मेल को चेंज करते हैं उन्हें वैसे तो हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कह देते हैं, और कलर को चेंज करने वालों को सिर्फ इंडिकेटर कहते हैं। स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर्स क्यों बनाए गए? जो लोग ब्लाइंड हैं या जिनकी आंखें ठीक नहीं है या जो कलर ब्लाइंड है, उन लोगों के लिए कलर्स देखना या फिर ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ भी देखना ऑब्वियस बात है पॉसिबल नहीं होता, तो इस केस में वो स्मेल से पता लगाते हैं। फिलहाल इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं जो यहाँ पे है भी नहीं, जैसे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक है, क्लोव है, लेकिन मेनली जिनको मैं पढ़ना है वो यहाँ पे हमारे पास है। तो अगर बात करें सबसे पहले लिटमस की, तो लिटमस दो प्रकार का होता है, एक लिटमस सॉल्यूशन और एक लिटमस पेपर। मेनली लिटमस पेपर हमारे एग्जाम में आता है। लिटमस पेपर रेड और ब्लू दो कलर का होता है, एसिड डालने पे वो ब्लू से रेड और बेस डालने पे वो रेड से ब्लू हो जाता है। लेकिन लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास पर्पल कलर का होता है, बट कॉमन ये है कि एसिड डालने पे वो भी रेड होता है और बेस डालने पे वो भी ब्लू ही होता है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता लग रहा है कि ऑरेंज कलर का होता है, एसिड डालने पे ये पिंकिश रेड हो जाता है और बेस डालने पे येलो हो जाता है। फिर आता है हमारे पास फिनोफ्थिलीन, एसिड डालने पे ये, अच्छा फिनोफ्थिलीन का कलर जो है वो एक्चुअली मतलब कलर है ही नहीं, वो है कलरलेस। तो एसिड डालने पे वो सेम रहता है और बेस डालने पे वो बहुत ज्यादा डार्क पिंक एक्चुअली में हो जाता है। तो बेस को टेस्ट करने के लिए फिनोफ्थिलीन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये कलरलेस से डार्क पिंक होता है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको मिलते हैं। वहीं पे मिथाइलिन ऑरेंज एक अच्छा इंडिकेटर नहीं मानता हूं मैं, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि वहां पे ऑरेंज से पिंकिश रेड और येलो ही कलर आ रहा है, जो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। तो लिटमस बहुत अच्छा इंडिकेटर है दोनों को टेस्ट करने के लिए, और फिनोफ्थिलीन बेस के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। वेनिला और अनियन ये दोनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। एसिड डालने पे इनकी स्मेल सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस डालने पे इन दोनों की स्मेल गायब हो जाती है। तो ये हमारे पास मेनली हुए इंडिकेटर्स। अब अगर बात करें तो एसिड्स क्या हैं, अभी फिलहाल अगर हम ऐसे बात करें कि एसिड्स और बेसिस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें फिजिकली पढ़नी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली बात है हम लोग शुरू करेंगे अभी, लेकिन एसिड्स कौन है अभी के लिए? पहला, ये वो है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ये अभी इनकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, इनकी असली डेफिनेशन आप सब शायद जानते ही होंगे, ये H+ आयन देते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, या इधर ही पढ़ लेते हैं क्योंकि अब तो हम ये रिवाइज कर रहे हैं। तो एसिड्स वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा वो एसिड कहलाया जाएगा, और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो बेस कहलाया जाएगा। ये जनरली खट्टे टेस्ट के होते हैं, सॉर टेस्ट होता है इनका जनरली, क्या हमेशा ही होता है, और ये बिटर टेस्ट यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में, है ना भाई, हम सब जानते हैं ये बात। इसके बाद ये कोरोसिव होते हैं, यानी अगर ये स्किन पे गिर गए, मेटल पे गिर गए तो ये खराब करेंगे, लेकिन ये जनरली नॉन कोरोसिव होते हैं। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में से एक NaOH और KOH भी अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो एज सच कुछ होता नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है गिरना नहीं है। इसके बाद बल्कि ये आप ऐसा कह सकते हैं स्लिपरी या सोपी टू टच, इनको छूने पे ऐसा लगता है आप साबुन को छू रहे हो, दे फील्स सोपी टू टच। फोर्थ की अगर बात करें तो जो एसिड्स होते हैं ये सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर, किसी भी अमाउंट में एसिड जो है वो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सम आर सॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल हैं आई होप आपको पता हो, उन्हें हम लोग किसी स्पेशल नाम से बुलाते हैं। सम आर सॉल्यूबल, जिन्हें प्यार से बुलाया जाता है अल्कली, और सम आर इनसॉल्युबल, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे पास एसिड्स और बेस में आप कह सकते हो कि डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक परिभाषा वाला डिफरेंस भी आता है, जो कि ये है कि ये H+ आयंस पानी में जाके आपको देते हैं, और वहीं पे ये आपको पानी में जाके OH- आयंस जो है वो देते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पे चाहे चल लेंगे। अब एसिड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसा एसिड जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली टूट जाए और ज्यादा से ज्यादा H+ जल्दी से जल्दी दे, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं पे आता है हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड वो होगा जो पानी में जाने के बाद पूरी तरह नहीं टूटेगा, पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, एंड कम H+ देगा बहुत सारे समय में। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनिक एसिड वो है जो कि आपको नेचर से मिलेगा, है ना, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। और फिर आता है हमारे पास मिनरल एसिड, ऐसे एसिड जिनको हम मिनरल से बनाते हैं आर्टिफिशियली, इन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड्स। फिर आते हैं हमारे पास डाइल्यूटेड
एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स, है ना। देखो आप सबको पता है कि एसिड्स को अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, बेस को अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये H+ आयन देते हैं और पानी में जाने के बाद ये OH- आयन देते हैं। बिना पानी के ये आयंस नहीं देते हैं और अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो अगर पानी का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड है, और पानी का अमाउंट कम से कम हुआ तो उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड है। ये कंपैरेटिव वर्ड्स है। एक एसिड आपके सामने पड़ा हुआ है जो कि आपके लिए डाइल्यूटेड है, बट किसी के लिए वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। आपकी लैब्स में, 10th क्लास की लैब में कंसंट्रेटेड एसिड्स भी काफ़ी डाइल्यूटेड होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। लेकिन ध्यान रखना है, ये एक सवाल बड़ा आता है कि डाइल्यूशन करते वक्त आपको एसिड इन वाटर जो है वो आपको डालना है, लेकिन अगर आप वाटर इन एसिड डालोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूशन होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। तो अगर आप पानी को एसिड में डाल दोगे तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, स्पिल ऑफ हो सकता है, धमाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एसिड को पानी में डालोगे, पानी ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, धीरे धीरे हीट निकलेगी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम है, स्पिल ऑफ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग बेस की बात करें तो मैं बढ़ा चुका हूं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस है। जो कि वाटर सॉल्युबल है वो ऑब्वियसली बात है एल्कली, उन्हें हम लोग कह देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करें तो रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो एक तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस याद होने चाहिए, जहां पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसे मेटल्स जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते। और वहीं पे HNO3 जो है ये एक ऐसा एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन के बजाय वाटर को फॉर्म करता है। वो भी हम एक्सेप्शन में देख लेंगे, ठीक है ना। यानी एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है हमारे पास कौन? HNO3। HNO3 जो है वो H2 नहीं रिलीज करता, वो H2O रिलीज करता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये हमारे H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन ध्यान रहे यहां पे HNO3 के साथ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है ये अगेन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यानी कि सारे एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे सिवाय HNO3 के। HNO3 वाटर बनाएगा लेकिन वो भी हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें बेस, तो बेस में अगर मैं बेस को अगर मैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, अब सारे मेटल्स नहीं है, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम ही हमारे सिलेबस में जो बेस के साथ रिएक्ट होंगे, और अगेन ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएंगे। आई होप आपको शायद रिएक्शन पता हो। बेस में मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर सोडियम जिंकेट और एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, ये दो मेटल्स हमारे बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। तो मैं दोनों के रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी आपको याद होंगी। एल्यूमिनियम और जिंक, अगर NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है तो NaAlO2 बनाता है, लेकिन जिंक के साथ होता है तो Na2ZnO2। ऊपर वाले का नाम क्या है भाई? ऊपर वाले का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और नीचे वाले का नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है जी। तो ये हुआ कि कैसे ये लोग रिएक्ट होते हैं मेटल्स के साथ। अब अगर बात करें तो नॉन मेटल्स के साथ इनकी कोई एज सच रिएक्शन नहीं है, नॉन मेटल्स के साथ ये लोग रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। अब अगेन बेस तो रिएक्ट होते ही नहीं है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन जब भी कोई एसिड रिएक्ट होता है मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के सारे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट हो जाते हैं एसिड के साथ और बदले में सॉल्ट तो बनाते ही हैं, साथ में CO2 गैस बनाते हैं और H2O। आई होप आपको हाइड्रोजन का टेस्ट पता हो, पॉप साउंड टेस्ट, ऐसे CO2 का टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट, जिसमें लाइम वाटर में CO2 को पास कराओ तो वो मिल्की हो जाता है, और लेकिन एक्सेस पास करा दोगे तो वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है जी।
फिर आती है हमारे पास तीसरी रिएक्शन, और वो आती है एसिड्स वर्सेस बेस की आपस में रिएक्शन। अब जब भी पहली बात तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, है ना। जैसे कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट होंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा और एक वाटर। अब जरूरी नहीं है कि ये सॉल्ट जो हो वो न्यूट्रली हो, ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, ये सॉल्ट बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर आपने एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस वीक तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने एसिड को वीक लिया और बेस को स्ट्रॉन्ग तो आपको बेसिक सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। समझ गए भाई। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। अब अगेन बहुत सारे एग्जांपल, जितने एग्जांपल आप याद करो उतना अच्छा है। अब यहाँ पे नोट का पॉइंट आपको याद करना होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब अगर मेटल ऑक्साइड बेस होंगे तो वो अगेन एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट और वाटर बनेगा। यानी मेटल के जो ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज मेटल ऑक्साइड खुद ही बेसिक है। वहीं पे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। अब अगर ये एसिडिक होते हैं तो ये अगर बेस के साथ रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे भी अगेन ये सॉल्ट और H2O बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास खत्म हो जाती हैं। फिर हमारे पास आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है पीएच। पीएच को हम लोग दो तरीके से फुल फॉर्म दे सकते हैं, पावर ऑफ H+ आयंस, या कई किताबें इसे पोटेंशियल ऑफ H+ आयंस भी कहती हैं। पीएच को निकाला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। कई बच्चे पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर को सेम मानते हैं, बट दोनों बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इंडिकेटर है जिसपे अगर आप कोई एसिड या बेस डालो तो अलग अलग कलर आते हैं, जिससे आप पीएच पता लगा सकते हो, है ना। पीएच एक अलग चीज है। अब अगर पीएच देखा जाए तो पीएच में आपको रीडिंग पता होगी 0 से लेके 14 तक रहती है, बीच में आता है 7। यहाँ पे जो कलर रहता है वो हमारा रेडिश रहता है। यानी अगर किसी के अंदर मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर गिरा या यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर कुछ गिरा और कलर रेडिश आया, डार्क रेड आया, येलो आया, ऑरेंज आया, है ना, तो वो 7 से कम पीएच होगा। और ब्लूइश, आई होप आपको इनके शायद एग्जैक्ट कलर भी पता है। यहाँ पे डार्क रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर यहाँ पे आते आते ये ग्रीन हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये ब्लूइश रेंज में जाता है, लास्ट तक आते आते डार्क ब्लू या वायलेट भी हो जाता है। अब अगर pH 7 से कम होती है तो वो हमारे पास एसिड होता है, और pH अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए बेस होता है, और 7 पे वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो pH है और एसिडिक करेक्टर है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना pH कम होता है उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है, और वहीं पे pH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक करेक्टर के। जितना pH ज़्यादा होगा बेसिक करेक्टर उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। पीएच की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है ना। इसको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, एक एक इंपॉर्टेंस पे 2-2 3-3 मिनट लगाए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। लेकिन यहाँ पे अगर हम बस ऐसे रिवाइज करें तो सबसे पहले ये हमारी सॉइल या फिर प्लांट ग्रोथ में काम आता है। कभी कभार एसिड रेन के बाद सॉइल का पीएच कम हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। इसमें फार्मर क्या करता है, पीएच को वापस से बढ़ाने के लिए उसके अंदर बेस जो है वो छिड़क देता है ताकि पीएच डिक्रीज हो, न्यूट्रलाइज होकर इंक्रीज हो जाए। इसके बाद टूथ डिके, हमारे दांत खराब होना भी पीएच का खेल है। अगर पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है ना, क्योंकि हम मीठा खाते हैं, बैक्टीरिया मुंह में लगता है, वो एसिड रिलीज करता है। पीएच अगर 5.5 से कम चला जाए तो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो एसिडिटी, और एसिडिटी से बचने के लिए हम लोगों ने कुछ दवाइयां बनाई जिन्हें हम एंटा एसिड्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली में बेस ही होता है, जो कि बॉडी में जाके एक्सेस एसिड को, पेट में जाके एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास आता है
सेल्फ डिफेंस, है ना। कई प्लांट्स, कई एनिमल्स अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं पीएच का। जैसे कि नेटल का एक पौधा है, या फिर आपको पता है मधुमक्खियां हैं, ये जब डंक मारती हैं तो आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड छोड़ देती हैं। जैसे कि एंट है, ये आपकी बॉडी में जाके मिथेनोइक एसिड छोड़ देती हैं, जो कि फिर आपको इरिटेशन करता है। तो ये बेसिकली हमारा पीएच की इंपॉर्टेंस आती है। डन है। इसके बाद हमारे पास आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि काफी बड़ा है, और वो है सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेस को आपस में रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इन्हें हम लोग सॉल्ट्स कह देते हैं। या फिर इसकी एक और डिफाइन भी है, जब एसिड्स में से हम लोग H को हटा के उसकी जगह पे कोई मेटल लगा। ऑब्वियस बात है, आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिखिएगा। जैसे HCl है, इसमें से H को हटा दो, कोई भी मेटल लगा दो, है ना, तो NaCl बन जाएगा। Na के बजाय K लगा दो, KCl बन जाएगा। कैल्शियम लगा दो, CaCl2 बन जाएगा। तो ये सॉल्ट हो जाएंगे। यानी सॉल्ट्स को डिफाइन ऊपर तरीके से करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो आप ऐसे भी समझोगे कि सॉल्ट क्या है। जब एसिड्स में से मैं H+ को हटा दूं और कोई मेटल लगा दूं, तो उसको सॉल्ट हम लोग कहते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स और कुछ बेसिस के बारे में बात करनी है। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट जो है, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला NaCl होता है और नाम इसका सोडियम क्लोराइड होता है। अब इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी समुद्र के पानी को आप इवेपोरेट करा दो, तो समुद्र का पानी इवेपोरेट होगा तो पीछे बहुत सारे सॉल्ट बचेंगे, उसमें से एक NaCl होता है। सेकंड होता है लेबोरेटरी मेथड, यानी लैब में बनाना, तो NaOH और HCl को मिक्स कर देते हैं तो हमें NaCl मिल जाता है। साथ में पानी को उड़ा दो तो NaCl। ये नमक बेचने के लिए नहीं बनाया जाता, बेचने के लिए इवेपोरेशन से बनाया जाता है। अब कॉमन सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि ये खुद एक रॉ मटेरियल है, ये हमारे खाने में काम आता है, और ये बहुत सारी और चीज़ों को बनाने में हमारी आगे जाके मदद भी करने वाला है। जैसे कि सेकेंड ही आ गया हमारे पास NaOH, जिसको प्यार से कहते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखो, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनको क्या बनाना आता है NaOH, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। इस प्रोसेस का नाम है सोडियम इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा, मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, NaCl, और NaCl के अंदर पानी डाल देते हैं। NaCl प्लस पानी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूंगा, बिजली पास करा दूंगा, बिजली, तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक, हमारा जिसका फोकस है NaOH, साथ में हमें फ्री की दो गैसेस भी मिल जाती हैं, H2 और Cl2। और ऑब्वियसली बात है, आप उसे फेंकोगे नहीं, बिकॉज वो काम की होती हैं। अब क्योंकि आप बिजली पास करा रहे हो तो आपने एनोड और कैथोड लगा रखा होगा। अब हाइड्रोजन जो होती है वो आपको जाके कैथोड पे मिलती है, और Cl2 जो है वो आपको जाके एनोड पे मिलती है। बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं कि एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी गैस मिलती है। इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक अल्कली यानी कि NaOH मिलता है, जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ में आती है। तो ये वो हमारा सेकेंड। थर्ड हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। अब आफ्टर पीएच, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको नमक लेना है, पानी लेना है, यानी अगेन आपको ब्राइन लेना है, बट इस बार आपको बिजली पास नहीं करानी है। इस बार आपको इसके अंदर दो गैसेस, यानी कि अमोनिया गैस NH3 गैस और CO2 गैस पास करानी होती है। तो आपको दो चीजें मिल जाती है, एक मिल जाती है NaHCO3 और एक मिल जाता है आपको NH4Cl। अभी NH4Cl अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है, बट NaHCO3 ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। अब क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, प्लस इसको हीट चाहिए होती है टूटने के लिए, तो हम लोग खाने में कभी कभार बेकिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं
उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो हम लोग बेकिंग सोडा के अंदर एक माइल्ड यानी कि कमजोर सा एडिबल सा एसिड डाल देते हैं। अब तो पूरा ब्रह्मांड जानता है कि वो एसिड टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड मतलब कि इमली से निकला हुआ एसिड होता है। इससे बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा नाम से पता लग रहा है कि ये बेकिंग में काम आता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। इसको पानी में डाल दो तो, अगर आप बेकिंग पाउडर को पानी में डाल दो तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। या बेकिंग सोडा को अगर आप हीट कर दो, जो कि अभी रिएक्शन पढ़ा भी रहा हूँ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इससे खाना हमारा फ्लफी सा हो जाता है। समझ गए। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ आता है। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है जो है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं Na2CO3.10H2O, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। ये तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, और 10 पानी है तो इसका नाम पड़ जाता है डेकाहाइड्रेट। इसका नाम पड़ जाता है डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे, अच्छा अब इसको बनाने की जो साइंस है, सॉरी, उस साइंस को हम लोग पहली बात तो सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। अब अगेन बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इस प्रोसेस का नाम सॉल्वेज प्रोसेस है, और काफ़ी बार ऐसा मतलब एनसीईआरटी में फिर भी, एनसीईआरटी कह रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में फिर भी कम पूछा गया है, लेकिन काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है कि सॉल्वे प्रोसेस क्या, और बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, आओ जरा समझे। ये 3 स्टेप्स का होता है। पहला स्टेप तो वही है कि आपको बनाना है बेकिंग सोडा NaHCO3, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड स्टेप जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आप NaHCO3 को हीट कर देते हो, हीट का साइन होता है, तो आपको Na2CO3 मिलता है, H2O मिलता है, और ये CO2, और ये CO2 है जो खाने को फ्लफी बनाती है। लेकिन अभी तक हमें हमारा वॉशिंग सोडा मिला नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। अब आप इस Na2CO3 के अंदर अगर पानी डाल देते हो तो बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको 10H2O डालने होते हैं। वो तो अपने आप जुड़ता है, ऐसा आपको 10 नहीं जानना है, आपको तो बस पानी डालना है और ये 10H2 अपने आप जुड़ जाएगा और हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। बैलेंसिंग देख लेना, मैंने वो नहीं की है, इस कर दिए मतलब इसमें, बट कहीं पीछे ना क्यों, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास वॉशिंग सोडा आ जाता है। वॉशिंग सोडा कहाँ काम आता है, पानी को हार्ड से सॉफ्ट बनाता है, कपड़े धोने में काम आता है ना, मेनली कपड़े धोने में, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है जी। फिर लास्ट के 2 हमारे पास कंपाउंड्स रह जाते हैं। एक है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये ब्लीच करने के हमारे काम आता है। इसका फॉर्मूला CaOCl2, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह देते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कह देते हैं। इसको बनाते कैसे, पहली बात तो इसको बनाने के लिए हमें लाइम वाटर लेना होता है, और लाइम वाटर के अंदर Cl2 गैस पास करानी होती है, तो CaCl2 बन जाता है। अब इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइम वाटर में क्लोरीन डालने से ये बना। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, अगेन क्योंकि ये ब्लीच करता है, तो कॉस्मेटिक्स में तो काम आता है, लेकिन पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और ये पानी में जाने के बाद क्लोरीन देता है, इसलिए डिसइंफेक्टेंट भी, ये पानी को साफ करने में भी हमारी मदद हो करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आता है हमारे पास POP। POP स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जिससे बनाया गया था यानी कि जिप्सम से, वो सबसे पहले पेरिस से बनाया गया था, निकाला गया था मतलब, तो और ये सूखने पे हार्ड हो जाता है, तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पड़ गया। कैसे बनाते हैं, तो आंसर है CaSO4.2H2O, यानी कि, अच्छा इसका फॉर्मूला मैं लिखना ही भूल गया, CaSO4.12H2O, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा हाइड्रेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा हाइड्रेट भी कह देते हैं। अच्छा CaSO4.2H2O कि अगर मैं हीट करूं, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको इसे हीट करना होता है 373 केल्विन पे। अगर आपने इसको 373 केल्विन से ऊपर हीट किया तो ये डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाएगा और ये खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, सारा पानी निकल जाएगा। तो अगर आपको इसमें से 1.5 पानी ही निकालना है, 2 में से 1.5 निकालोगे तभी आधा बचेगा, यानी 3/2 वाटर निकालोगे तभी आधा बचेगा। तो अगर आपको इसके अंदर से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को निकालना है तो आपको इसे 373 पे हीट करना होगा, इससे ऊपर नहीं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे
देखो यार, थोड़ा जल्दी करवाना है तो ऑब्वियसली राइटिंग थोड़ी सी अफेक्ट होगी, उसके लिए सॉरी। बट क्योंकि हमें जल्द से जल्द रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर मैं फिर से देर लगाऊंगा तो वन शॉट ही बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, जहाँ पे पीपीटी भी मिल जाएगी। ये शॉर्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारा हुआ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बाद हम लोग खटाक से शुरू करते हैं। चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जितना ज़्यादा बिना टाइम गवाए। लेकिन पहले प्लीज़ मैं कहूँगा इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। हाँ जी, तो आई होप आपने ये चैप्टर जो है वो रिवाइज किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग हमारे थर्ड चैप्टर यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगेन दो फेजेस हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला फेज हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा फेज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर एक तीसरा अलग से एकदम फेज शुरू होता है विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल में सबसे पहले अगर हम लोग मेटल्स के बारे में बात करें तो मेटल्स, या साथ साथ ही बात कर सकते हैं वैसे तो, बट मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि जिनको अगर हम ठोकें या हथौड़े से पीटें तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन नॉन मेटल्स वहाँ पे मेलिएबल नहीं होते हैं, मतलब ठोकने पे शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको खींच के वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास लस्ट्रस। ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें एक चमक होती है, लेकिन वहीं पे नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। अगेन एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि डायमंड है। ये एक्सेप्शनल केस बहुत आते हैं, जैसे कि आयोडीन है, जैसे कि ब्रोमीन है। ये सब ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि एक्चुअली में चमकते हैं, बट बाकी सारे नॉन मेटल्स के पास कोई चमक नहीं होती है। फिर आते हैं हमारे पास सोनोरस, यानी कि ये साउंड पैदा करते हैं, रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं अगर इनको मारा जाए, बट नॉन मेटल्स वहीं पे नहीं करते हैं। तो आंसर है ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं अगेन सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहीं पे ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट ऑल्सो, लेकिन ये लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल या एसिड बेस सॉल्ट या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ इनके वन शॉट डाले गए हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वहां जाके देख सकते हो, ठीक है ना। फिर वहीं पे और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी ही है। अब अगर मेटल्स में और जाएं तो ये जनरली हाई डेंसिटी के होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और वहीं पे अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो इनकी डेंसिटी आपको बहुत लो मिलेगी। अगेन एक्सेप्शनल केस है डायमंड। ये दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल है ना, आप सब जानते हैं। अगेन ये हार्ड है और इनका आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। लेकिन यहाँ पे ये जनरली गैसेस होते हैं, ये आपको लिक्विड्स भी मिलेंगे और ये आपको बहुत कम केसेस में लेकिन सॉलिड में मिलेंगे। दुनिया का एक लौता लिक्विड नॉन मेटल जो है हमारे पास वो ब्रोमीन है, सॉलिड में ग्रेफाइट और डायमंड वगैरह है। तो ये जनरली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस रहते हैं, फिजिकली कैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में अलग हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें केमिकल डिफरेंस में, पहली बात तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको नहीं पढ़ना है, बट फिर भी एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एनसीईआरटी ने खुद से एक सवाल दे रखा है, तो उसमें हम लोग जाएंगे। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मेटल्स जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं सिवाय दो ऑक्साइड्स के, और वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जानते होंगे शायद आप लोग कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यानी Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ये पानी में जाने के बाद एसिडिक और बेसिक, पानी में जाने के बाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड का बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से एम्फोटेरिक बन जाता है। लेकिन वहीं पे बाकी सारे जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक नेचर फॉलो करते हैं। और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स ऑक्साइड
जो होते हैं नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और हमें जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक जो है वो रहते हैं। अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करते हैं, जैसे कि अगेन एल्यूमिनियम और जिंक। इनके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये इनको फर्दर प्रोटेक्शन देती है कोरोजन से। लेकिन आयरन के ऊपर जो कोरोजन है, हम सब जानते हैं आयरन के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है वो झड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी कोरोजन होती है, जो कि अभी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा भी। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट हो, तो हमें यहाँ पे देखा जाए तो यही एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। सेकंड अगर बात करें तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी, बट आपको याद दिला दो कि इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और अगेन एक्सेप्शनल केसेस वही हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि जो मेटल है वो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट होकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज ही पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी और ये वाली रिएक्शन भी। लेकिन जो चौथी प्रॉपर्टी हमारी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है और वो आती है मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। यानी मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है। जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है। तो पहली बात तो मेटल्स की यहाँ पे एक नई डेफिनेशन हमें देखने को मिली थी। तो मेटल्स की नई परिभाषा हमें यहाँ पे सीखने को मिली थी कि मेटल्स कौन है, जो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। और वहीं पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स कौन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास नॉन मेटल कहलाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो हमारे लिए नॉन मेटल होता है। तो जब भी मेटल के सामने एक नॉन मेटल आता है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हम किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, उसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके सामने अगर क्लोरीन आएगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब सोडियम के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिकॉज 2 8 1 था जिसमें से एक दे दिया, लेकिन चार्ज इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। वहीं पे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, जिसको हमने क्रॉस की फॉर्म में दिखाया था, आप डॉट भी दिखा सकते हो, आपकी चॉइस है। और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर चार्ज माइनस आ गया। अब Na ने Cl को पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया भाई, तो आंसर है एक बॉन्ड बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है या तो कह लो कैटायन और एनायन के बीच में, या कह लो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। तो ऐसे जब भी एक मेटल नॉन मेटल के सामने बैठते हैं तो वो एक आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ बैठेगा और वो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा, तो आयनिक कंपाउंड पहली बात तो कौन, जिसमें आयनिक बॉन्ड बना हो। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। अब आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। सारे आयनिक कंपाउंड पहली बात तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी ये क्रिस्टल की फॉर्म में बैठे होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चल रही हैं, काफी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सेकंड, इनका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप सब बच्चे ये तो लिख देते हो कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं लिख के आते हो कि क्यों है, क्योंकि इनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यही गुड कंडक्टर बन जाते हैं, अगर इन्हें एक बारी पानी में घोल दिया जाए या फिर इन्हें मेल्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये पानी में जाके आपको आयंस दे देते हैं, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर बन जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर। सारे आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होंगे, लेकिन इनसॉल्युबल होंगे अल्कोहल में, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये पानी में तो घुल जाएंगे, लेकिन अल्कोहल में ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का पहला हाफ, जो कि बड़े ही जल्दी हमने 8 मिनट
9 मिनट के आसपास में खत्म किया। अब हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड हाफ जो है वो शुरू करने वाले हैं, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि आप कह सकते हो एक प्रकार से मेटलर्जी। मैंने मेटलर्जी की स्पेलिंग में सही लिखा है क्या? 2 L आते हैं, देख लेना यार। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक ऐसी साइंस होती है जो डील करती है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम देयर ओर्स। अब ओर्स क्या होते हैं? तो ओर्स से पहले आपको समझना होगा मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स वो हैं जिनमें आपको मेटल मिल जाएगा, जिनसे आप मेटल निकाल सकते हो। लेकिन अगर मेटल को निकालना आसान है और प्रॉफिटेबल है तो उस मिनरल को ओर कह दिया जाता है। अब मान लो मुझे सोडियम को निकालना है, तो सोडियम तो मैं NaCl से भी निकाल सकता हूं जो कि नेचर में मिलता है, और सोडियम को मैं Na2CO3 से भी निकाल सकता हूं। बट फर्क यह है कि किससे निकालना आसान है, किसमें पैसा कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा, तो आंसर है NaCl में। तो NaCl को हम ओर कह देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेटल्स के ओर हैं जिनके नाम भी आपको याद करने हैं। हमने PPT में पूरी टेबल दी थी आपको। मरकरी के ओर को जैसे कि सेनेबार कहते हैं, सोडियम की ओर को रॉक सॉल्ट कहते हैं, एल्यूमिनियम की ओर को बॉक्साइट कहते हैं, जिंक की ओर को जिंक ब्लेंड कहते हैं। तो सब ओर के कोई ना कोई नाम है, लेकिन ये ओर है। तो मेटलर्जी के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। मेटलर्जी के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि जो भी हमारे ओर में गंदगियां हैं, गंदगियों को कहा जाता है गैंग पार्टिकल्स, उनको हमें यहां से हटाना होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है ओर की सफाई करने, इसलिए इसे रिफाइनिंग ऑफ ओर भी कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है ओर की सफाई आपको करनी है बेसिकली। अब ओर की सफाई के अलग अलग मेथड है। 12th क्लास में एक चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमें डिटेल में पढ़ना है कि हर एक ओर की सफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हमारे 10th के सिलेबस में हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड्स नहीं पढ़ने, बट ध्यान रखें जैसे कि घर की सफाई अलग अलग चीज़ों पे, जैसे अगर आपको शरीर की सफाई करनी हो तो प्रोसेस अलग है, ऑब्वियस बात है। आपको बाथरूम की सफाई करनी हो तो प्रोसेस अलग है। आपको इस टीवी की सफाई करनी हो तो मैं इस पे लाइफ बॉय साबुन तो नहीं लगा सकता ना, वो तो शरीर के लिए। पॉइंट इज कि ये आपको समझना होगा कि जैसे हमारी घर की चीजों की अलग अलग तरह की सफाई होती है, ऐसे और की भी होती है, बट वो हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन एक आता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एंड थर्ड आता है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसके ऊपर भी काफी सवाल आपने देखे होंगे अगर आपने कुछ पेपर या सैंपल पेपर अभी तक अटेम्प्ट किए, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के ऊपर भी काफी सवाल मिलेंगे। आओ अब एक बार एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग को डिटेल तो नहीं मतलब, लेकिन एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अब अगर मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है, तो हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे, हाईली रिएक्टिव मतलब सोडियम निकालना है, पोटेशियम निकालना है, एल्यूमिनियम तो नहीं कहूंगा, सीजियम निकालना है, इनको कैसे करते हैं? सबसे पहले इनका ओर लेते हैं, ओर को हम लोग मेल्ट करते हैं। मेल्ट वाले ओर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे आपको आपके एनोड पे और कैथोड पे कुछ ना कुछ मिलता है। कैथोड पे आपको आपका मेटल मिल जाता है, एनोड पे जो भी साथ बैठा होगा ऑब्वियस बात है वो मिल जाएगा। मान लो आपने NaCl में से Na को अलग करना है, तो सोडियम आपको मिल जाएगा कैथोड पे और Cl2 गैस मिल जाएगी एनोड पे। ऐसे डिपेंड करता है, जो साथ में बैठा होगा वो आपको वहां पे जाके मिल जाएगा, जो भी मेटल के साथ लेट से X नाम का सब्सटेंस बैठा होगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल को अलग करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना है। आपको क्या करना है? आपको हाईली रिएक्टिव मेटल जो है उनको पिघला देना, और पिघलाने के बाद उसके अंदर आपको पास करा देनी है बिजली। फिर आता है सेकंड हमारे पास, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव। अब मॉडरेटली रिएक्टिव को मीडियम रिएक्टिव भी कह सकते हैं। अब इस मेटल में क्या करना है? आपका जो ओर है, अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में हुआ तो आपको उसे हीट कर देना है, और हीट करने के साथ साथ कार्बन डाल देना है, तो आपके मेटल की रिडक्शन हो जाएगी। आपके ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी, और ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑब्वियस बात है कार्बन उसको ले जाएगा, लेकिन मेटल बाहर मिल जाएगा। यानी आपका जो ओर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ऑक्साइड की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ओर ऑक्साइड फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो यहां पे 2 प्रोसेस आते हैं। या तो अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है तो वो या तो सल्फाइड की फॉर्म में होगा, या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में होगा।
ध्यान रखना, अगर वो सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में है तो आपको उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। अब सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, सभी ने नाम सुना होगा, वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कार्बोनेट में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और वह है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम सेम हमारे कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, बट इस बार इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एब्सेंस में करते हैं तो कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आपको ऑब्वियसली बात है याद करना होगा, और याद करना है कैसे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। समझ गए? एक सेकेंड छोटा करते हैं ताकि हम लोग अपना तीसरा वाला मेथड भी लिख सकें। हाँ, अब यहां पे हमारे पास आता है मॉडरेटली रिएक्टिव। समझे? मॉडरेटली रिएक्टिव में क्या है, पहले आपके पास जो ओर होगा वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो मजा आ गया, नहीं है तो सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में होगा और आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए ना कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। उसके बाद आपको कार्बन डाल के क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना, हीट कर देना है, मेटल आपका बाहर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो लेस रिएक्टिव हुआ, जैसे कॉपर वगैरह हो गए, लेस रिएक्टिव हुआ, उसका प्रोसेस क्या है, देखो आपके पास ओर होगा और ओर जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। इस बार ऑक्साइड की फॉर्म में आपको सिर्फ हीट करना है, उसमें कार्बन डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट करना है। हीट करने से रिडक्शन हो जाएगी और मेटल बाहर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगेन यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है कि ये सल्फाइड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ये कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में तो फिर से आपको इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। अब अच्छी बात ये, मेरा फोन का अच्छी बात ये कि ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, सिवाय लास्ट स्टेप के जहां पे आपको यहाँ पे कार्बन नहीं डालना है, यहाँ पे कार्बन डालना था। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन, फ्लो चार्ट आपके बहुत ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, समझ रहे हो बेटा, देख रहे हो क्या बात है। हम्म। तो यहां पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को साफ कैसे करें, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो मेटल की रिफाइनिंग करते कैसे, एक कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में आपको मान लो कॉपर को साफ करना है, तो कॉपर को अगर साफ करना है तो आप उसी सॉल्ट का सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट ले लोगे, एसिडिफाइड ले लोगे। एनसीईआरटी कहती है कि एसिडिफाइड ले लो तो बेहतर रहेगा, वैसे उसके बगैर भी हो जाता है, बट एसिडिफाइड मतलब थोड़ा एसिड डाल देना और कॉपर सल्फेट लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दो रॉड्स लेनी होती हैं। एक रॉड है एनोड जो कि इम्प्योर मेटल की होती है, और एक है कैथोड जो कि प्योर मेटल की है, यानी कि इम्प्योर कॉपर होगा। अगेन मैं कॉपर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्योर कॉपर लेना है। इसके बाद इसको हमेशा ध्यान रखना, इम्प्योर को हमेशा एनोड से कनेक्ट करना है। यहां से कॉपर मेटल टूटेगा, यहां जाके इकट्ठा होगा, यहाँ पे गंदगी नीचे आ जाएगी, क्योंकि एनोड के नीचे गंदगी आएगी तो इसे हम लोग एनोड मड कह देंगे। समझ गए? इससे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, फिजिक्स के वंश ये रिवीजन में बोल रहा था कि अगर आप ये चैप्टर पहली बार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं, ये सब आपने पहले किया हुआ होना चाहिए। तो एनोड पे आपको हमेशा इम्प्योर मेटल लेना है जिसकी भी आप रिफाइनिंग करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि रिफाइनिंग करनी क्यों है, क्योंकि जब हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया था तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो थोड़ा बहुत गंदा रहता है, वो थोड़ा बहुत उसमें गंदगी होती है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के बाद सीधा आपको मेटल मिल जाए थोड़ा कम चांस है, गंदगी होती है, तो उस गंदगी को यहाँ पे हटाना है ताकि मेटल हमारा और प्योरीफाई हो जाए। और अगर आपके पास कैथोड है तो कैथोड में आप उसी मेटल का प्योर वर्जन लोगे, उसी मेटल का प्योर वर्जन लोगे, प्योर मेटल लोगे। एंड लास्ट आपको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको लेना है सेम कॉपर का मेटल का सॉल्ट, है ना, और अगर एसिडिफाइड लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिफाइनिंग आती है। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम लोगों ने कोरोजन बोला था। कोरोजन हम लोग क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो यहाँ से उसको हम स्किप करेंगे, ठीक है ना, उसको हम स्किप करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, और वो आता है एलॉयज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो नेटिव होते हैं। नेटिव मतलब जो नेचर में फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये इनको एक्सट्रैक्शन की कोई लोड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये नेचर में पाए ही फ्री फॉर्म में जाते हैं, तो इसलिए इनकी एक्सट्रैक्शन की कोई लोड नहीं होती है। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं जब हम एक मेटल
के अंदर एक और मेटल या फिर एक नॉन मेटल को मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दे तो उसको एलॉय कह देते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट में देखा था नाइक्रोम, जो कि निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय क्यों बनाते हैं? सबसे पहली बात, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से इनको हीटिंग इफेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेस कोरोसिव, इनमें थोड़ा सा जंग जो है वो कम लगता है, ये भी ध्यान रहे। और ये थोड़ा से हार्ड और हाई डेंसिटी वाले भी होते हैं एज कंपेयर टू जिनसे इनको बनाया गया है, जिनसे इनको बनाया गया है। समझ में आती है बात? तो ये हमारे 3 चैप्टर होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल, एसिड बेसिस सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब बचता है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कार्बन कंपाउंड के बारे में क्या कहने जा रहा हूं। हमने अभी हाल ही में कार्बन कंपाउंड ऑफलाइन के साथ वन शॉट की फॉर्म में 3.5 घंटे लगा के डिटेल में पढ़ा है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बच्चों ने वो ही नहीं देखा है, तो अभी कार्बन कंपाउंड की रिवीजन करना सही नहीं रहेगा। आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटरडे को, मुझे नहीं पता आप ये वन शॉट कब देख रहे हैं, लेकिन सैटरडे को, कमिंग सैटरडे यानी 3 तारीख को, हम लोग सुबह 7 बजे वेकअप विद आशु सर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, वेकअप विद आशु सर, जहां पे आपको आशु सर के साथ उठना है। वहां पे हम लोग कार्बन कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। फिर संडे को हमारे ऐप पे कार्बन कंपाउंड का टेस्ट होगा, और संडे को ही शाम को हम उस टेस्ट की करेक्शन भी करेंगे। बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, समझ जाओ। कार्बन कंपाउंड अभी हाल ही में ऑफलाइन के साथ मजा आ जाएगा। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा व्यूज थे उस पे। बड़ा फनी लेक्चर है, बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा इन 3.5 घंटे कब बीत गए, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। सेकंड बात, वो लेक्चर जाके देखो, कार्बन कंपाउंड को पूरा करो, इसकी भी रिवीजन हो गई आपकी। अब आपको सैटरडे को हम वेकअप विद आशु सर में कार्बन कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, संडे को ही हमारे ऐप पे सुबह टेस्ट होगा, वो मैं उसी क्लास में बता दूंगा, और उसकी फिर करेक्शन रात को जाके हम लोग यूट्यूब पे लाइव करेंगे। आई होप ये वन शॉट आपके काम का हो। कार्बन कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसको भी हाल ही में कराया गया है। तो सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।